हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एसएसटी में डीजी में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ने वाले हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। आपको मालूम होगा राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम। देश के प्रति जो भावना होती है उसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, यदि आप अपने देश से प्यार करते हो, देश के जो आदर्श है, देश के जो संस्थाओं है उसका सम्मान करते हो, इसका मतलब कि आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर भारत में राष्ट्रवाद। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो राष्ट्रवाद है यानी भारत के लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो किस तरह से आई। यदि हम बात करें यूरोप के अंदर आधुनिक राष्ट्रवाद की, उसके साथ ही हमारे राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। यदि आपको पता है, हमने पिछले साल पढ़ा था फ्रांस में 1789 में क्रांति होती है जिसको क्या बोला जाता है, फ्रांसीसी क्रांति। तो कब होती है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति होती है। इसके द्वारा क्या होता है, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आती है। तो आपको ये याद रखना है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ ही राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। और राष्ट्रवाद की शुरुआत होने का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगता है। तो यहाँ पर लिख रखा है कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हो गया। इसका मतलब ये है कि यूरोप में जैसे जैसे हमारे राष्ट्र आने लगे और राष्ट्रवाद की भावना आने लगी तो लोगों के अंदर देश के प्रति भावना आई और उन्होंने आज़ादी के आंदोलनों में भाग लिया और अपने राष्ट्र को आज़ाद करवाया। इसके द्वारा क्या हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। क्या होने लगी, इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी कि वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, ये भावना बदल गई। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग अपने आप को एक ही राष्ट्र का अंग मानने लगे। पहले वो अलग अलग जातियों में, अलग अलग समूहों में विभाजित थे, लेकिन अब क्या हो गया, वो एक ही राष्ट्र के अंग बन गए। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा और नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया। तो ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने नए विचारों को, लोगों ने नए चिन्हों को, लोगों ने नए प्रतीकों को अपना लिया। तो जो ये प्रक्रिया है वो एक छोटी सी प्रक्रिया नहीं है। इस राष्ट्रीय पहचान का जो निर्माण हुआ एक लंबी प्रक्रिया में हुआ है। तो इस चैप्टर में हमको देखना है कि हमारे देश में जो ये चेतना, हमारे देश में जो यह सोच है वो किस तरह पैदा हुई। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत किसका उपनिवेश था। तो हमको मालूम है भारत हमारा ब्रिटिश का उपनिवेश था। इसका मतलब कि जो भारत है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो यदि बात करें यहाँ पर, तो दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी जो राष्ट्र आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय है उसकी जो घटना है वो विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। मतलब कि आप ये समझिए, भारत में जो राष्ट्रवाद आया, भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय आया वो इसीलिए आया क्योंकि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और लोगों ने ये समझा कि हमको आज़ादी चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको अपनी अनुसार अपनी ज़िंदगी चलाने का अधिकार है। इसके लिए वो एक साथ आए और उन्होंने देश के प्रति प्रेम को समझा, उनके बीच में भाईचारा का संपर्क स्थापित हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ, हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। इसका मतलब कि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था, लोग आपस में एकता को, आपस में जो एकता होती है, हमारी जो स्वतंत्रता होती है उसको पहचानने लगे थे। और उत्पीड़न और दमन के जो साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। पहले क्या था कि जो अलग अलग समूह ना अलग अलग जातियों में विभाजित थे, किसी समूह का किसी से कोई मतलब नहीं था, सबके अपने अपने उद्देश्य थे, सबके अपने अपने लक्ष्य थे। लेकिन क्या हुआ, सबके साझा भाव ने, मतलब सबका उद्देश्य तो यही था भारत को स्वतंत्रता दिलाना। तो उत्पीड़न यानी सब पर एक ही तरह का उत्पीड़न हो रहा था, एक ही तरह का दबाव था और उसी के साझा भाव ने क्या किया, विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं होता, उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो स्वतंत्रता के मायने, उसके अलावा जो उन पर उपनिवेशवाद का जो असर था वो भी अलग अलग था।
हमारे देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के समूह थे, जैसे कोई किसान था, कोई मजदूर था, कोई हमारा जमींदार था, कोई व्यापारी था। तो सब पर जो हमारा राष्ट्रवाद है उसका अलग असर पड़ा, हमारा जो गुलामी है उसका भी असर अलग पड़ा, और उनके लिए जो आज़ादी के मतलब थे वो भी अलग थे। तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद है उसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से शुरू हुई, और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद कैसे आया। और भारत के अंदर ये जितने भी समूह थे उनको क्या किया, कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन सभी समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। मतलब आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के समूह थे, उनके लिए स्वतंत्रता के मायने अलग थे, उनके लिए आज़ादी का अलग अर्थ था। तो उन सब लोगों के बीच में विचारधाराओं की लड़ाई थी, दोनों की अलग अलग विचार, देश के बीच में टकराव के बिंदु भी निहित थे। तो यहाँ पर इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे, और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह सा हिस्सा लिया, और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की जो कल्पना है उसको नई उड़ान पैदा की। जैसा कि आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ऐसे पिक्चर या जो ऐसी रैलियाँ जो निकल रही है उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर एक आम बात थी। यहाँ पे लिख में रखा है, ये पिक्चर आपका 6 अप्रैल 1919 की है, और उस समय ऐसे रैलियाँ निकलना एक आम सी बात। तो हमारा पहला टॉपिक आता है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। आपको पता है दुनिया के अंदर अभी तक टोटल 2 विश्व युद्ध हुए। कि हम बात करें पहले विश्व युद्ध की, तो हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। आपको ये बात याद रखनी है कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक। तो 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो नए इलाकों तक फैल गया था, और उसमें नए सामाजिक समूह भी शामिल हो गए थे, और संघर्ष की जो नई पद्धतियाँ भी सामने आ रही थी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 1914 से लेकर 1918 तक जो पहला विश्व युद्ध चला था, इस पर भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। मतलब युद्ध करना है तो युद्ध करने के लिए हथियार चाहिए होते हैं, और हथियारों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो इसके द्वारा क्या हुआ, रक्षा जो बजट था हमारा उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। यानी सरकार ने क्या किया, कर्जे लिए, और इन कर्जों को चुकाने के लिए सरकार ने करों के अंदर यानी टैक्स के अंदर वृद्धि कर दी। उसके अलावा सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, और आयकर शुरू किया गया। सीमा शुल्क का मतलब ये है कि यदि आप एक सीमा से दूसरी सीमा में जाते हैं तो आपको शुल्क देना पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया और आयकर शुरू किया। यानी आप जितना कमाएंगे उसके ऊपर ही क्या लगने लगा, टैक्स। तो हमने यहाँ पर देखा था कि पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी, रक्षा बजट में भारी इजाफा हो गया था, और खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे, और इसके द्वारा कर्जे को चुकाने के लिए करों के अंदर वृद्धि कर दी गई थी। साथ ही में सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। और उसके दौरान युद्ध के दौरान हमारी जो कीमतें हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो हमने यहाँ पर देखा था कि 1913 से लेकर 1918 के बीच में कीमतें दुगना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। उसके द्वारा क्या हो रहा था, गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था। इसका मतलब कि पहला विश्व युद्ध चल रहा था, और उसके द्वारा लोगों की जो कमी है वो महसूस की जा रही थी। तो इसके द्वारा क्या हुआ, गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था उसके द्वारा। और क्या हुआ, 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के दौरान देश के बहुत सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गई थी, जिसके कारण खाने की चीज़ों का भारी अभाव पैदा हो गया। और उसी समय फ्लू की बीमारी भी फैल गई थी। फ्लू मतलब हमारी एक तरह से एक महामारी है, जिसके कारण 120 से 130 लाख लोगों की मौत हो गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।
लोग ये सोच रहे थे कि अंग्रेज़ पहले विश्व युद्ध के बाद उनको आज़ाद कर देंगे, उनकी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। उसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का यानी वो युद्ध करने का, एक तरह से स्वतंत्रता माँगने का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? सत्याग्रह का विचार बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? सत्याग्रह का विचार बोला जाता है। बात करें यहाँ पर सत्याग्रह की, तो सत्याग्रह क्या होता है? आप ये समझिए, सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि इसमें आपको हिंसा के द्वारा प्रदर्शन नहीं करना होता, इसमें अहिंसा पर बल दिया जाता है। सत्याग्रह के विचार को देखने से पहले आप ये समझते हैं कि सत्याग्रह के विचार को किसने लाया था। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि सत्याग्रह के विचार को किसने लाया था। तो आप यहाँ पर ये समझिए, सत्याग्रह का जो विचार है वो हमारे महात्मा गांधी जी लेकर आए थे और जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका वो कानून की पढ़ाई के लिए गए थे। उसके बाद वो 1915 में भारत लौटते हैं और वहाँ पर भी दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने एक नया तरह का जन आंदोलन किया था। और वहाँ पर जो ये जन आंदोलन किया जा रहा था वो हमारी नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ किया जा रहा था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सरकार नस्ल के आधार पर भेदभाव कर रही थी। वहाँ पर काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, गोरों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी। तो गांधी जी ने वहाँ पर एक संघर्ष का नया तरीका पेश किया था, जिसको हम सत्याग्रह कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्याग्रह का विचार क्या था। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से यानी आपको जो परेशान कर रहा है, जो आपको उत्पीड़न दे रहा है, उससे मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए क्या करना है आपको? उस शत्रु की जो चेतना है उसको झिझोड़ना चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह के द्वारा जो ये धर्म है, अहिंसा का धर्म, सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो पहला आया यही चीज़ है कि आपको गांधी जी के जो 3 सत्याग्रह आंदोलन है उसको याद रखना है। तो सबसे पहला सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था 1917 में चंपारण में। तो चंपारण में ये हुआ था कि यहाँ पर किसानों को जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। मतलब सरकार ने ये बोल रखा था कि आपको अपने ज़मीन के 1/3 हिस्से पर नील की खेती करनी। यहाँ पर यह था कि किसानों को ज़मीन के 1/3 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि नील को उगाने के बाद वहाँ पर कोई दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती थी, क्योंकि नील की जो जड़ है वो बहुत गहराई में जाती थी। उसके बाद वो जो वहाँ की मृदा है वो हमारी खेती के लायक नहीं रहती थी। इसलिए किसान चाहते थे कि जो ये आपका एग्रीमेंट हो रखा है कि आपको 1/3 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ेगी, इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन जो हमारे ज़मींदार थे, जो साहूकार थे, इसको वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे। गांधी जी यहाँ पर आते हैं, आंदोलन करते हैं। उसके बाद जो हमारे अंग्रेज़ी अफ़सर होते हैं उस व्यवस्था को या जो इस समझौते को रद्द कर दिया जाता है। तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। उसके बाद जो गांधी जी दूसरा आंदोलन करते हैं वो 1917 में करते हैं और वो हमारा गुजरात के खेड़ा में करते हैं। कहाँ पर? गुजरात के खेड़ा ज़िले में। यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर अकाल पड़ गया था। क्या हो गया था? अकाल पड़ गया था और प्लेग की महामारी, जिसके कारण क्या हुआ था, उनकी फसल खराब हो गई थी और वो चाहते थे कि जो लगान है उसको माफ़ कर दिया जाए। उस लगान में क्या की जाए? ढील दी जाए। उसके बाद गांधी जी ने तीसरा आंदोलन किया था 1918 में और ये आंदोलन किया था गांधी जी ने अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में भी सूती कपड़ा कारखाने के मज़दूरों के लिए किया गया था आंदोलन। इस आंदोलन में ये हुआ था कि वहाँ पर मज़दूरों के साथ ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उनको जो मज़दूरी है वो काम के घंटे के अनुसार नहीं दी जा रही थी। इसलिए गांधी जी क्या करना चाहते थे कि इनको काम के बेहतर अवसर मिले, इनको मज़दूरी नियमित समय पर दी जाए, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। तो यहाँ तक हमने अभी तक अपने 2 टॉपिक पढ़ लिए। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था। तो उसके दौरान कौन-कौन से बदलाव आए थे और कैसी-कैसी परिस्थितियाँ थी, उसको हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि सत्याग्रह का विचार क्या था और गांधी जी ने कौन-कौन से सत्याग्रह के आंदोलन किए। तो अगली क्लास में हम रॉलेट एक्ट
उसके अलावा असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, ये सब चैप्टरों को आगे पढ़ेंगे।